Good morning students, welcome once again. I hope all of you will be good. स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 19 निबंध लेखन का अध्ययन करेंगे। निबंध क्या होता है, निबंध किस प्रकार लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। निबंध का शाब्दिक अर्थ है सही ढंग से बंधी हुई वाक्य रचना। निबंध का क्या अर्थ होता है, यानी कि निबंध का शाब्दिक अर्थ क्या है कि सही ढंग यानी कि उचित प्रकार से बंधी हुई यानी कि बनी हुई वाक्य रचना, कि हमें इस तरीके से वाक्य बनाने चाहिए, वाक्यों की रचना करनी चाहिए कि वह कैसे हो, सटीक हो। ठीक है। अब है किसी विषय पर अपने विचारों को क्रमबद्ध एवं स्वाभाविक रूप से प्रकट करना ही निबंध है। ठीक है। निबंध में क्या होता है, एक विषय दे दिया जाता है कि ये विषय है, इस पर अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप में लिखना है और उसको ऐसे लगना चाहिए कि वहाँ पे स्वाभाविक रूप से हो रही है कोई प्रक्रिया, वहाँ पे कुछ कार्य जो जिसके विषय में बताया जा रहा है, वहाँ जो सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं वो कैसे लगने चाहिए कि वह स्वाभाविक हो। ठीक है। और उनमें एक मेन चीज़ क्या है कि वहाँ पर क्रमबद्धता होनी चाहिए। अब कुछ बातें हैं जो हमें निबंध लिखते समय उन पर ध्यान देना आवश्यक है, तो मैं उनको आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात है, जिस विषय पर निबंध लिखना है उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। रूपरेखा से मतलब है कि जो आपको विषय दिया है, जिस पर हमें निबंध लिखना है, उसके बारे में हमें सोच लेना चाहिए कि हमें इस विषय पर क्या क्या चीज़ें बतानी है, वह किस प्रकार से उपयोगी है, उसके क्या लाभ है, उसके क्या अलाभ है। ठीक है। उससे सभी को क्या लाभ मिल रहा है और उससे हमारे जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है, और लास्ट में आता है कि उससे वो क्यों ज़रूरी है। तो एक रूपरेखा बन जाती है कि हमें किस प्रकार से निबंध को लिखना है। दूसरी है, भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है। जो निबंध की भाषा है वह कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, जिससे कि सामने में कोई भी व्यक्ति जब उसको पढ़े तो उसको उसके अंदर आनंद का अनुभव हो, और स्पष्ट होनी चाहिए कि हर चीज़, हर वाक्य आराम से उसके अंदर स्पष्ट हो रहा हो, उसका अर्थ समझ में आ रहा हो कि इस निबंध में क्या बताने की चीज़ तक की जा रही है। वाक्य छोटे छोटे तथा एक दूसरे से बंधे होने चाहिए। वाक्य कैसे होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए, क्योंकि वाक्य जब छोटे होंगे तो हमें उसको पढ़ने में आनंद आएगा। ठीक है। हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। और वाक्य छोटे तो होने चाहिए लेकिन एक दूसरे से बंधे होने चाहिए। बंधे होने से मतलब है उन दोनों का, वाक्यों का आपस में संबंध होना चाहिए कि कोई वाक्य हमने खत्म किया तो उससे संबंधित ही हमें आगे बोलते हुए जाना है। तीसरी बात आगे की बात है, लेख साफ व स्वच्छ होना चाहिए। जब हम लिखते हैं निबंध को तो हमारा जो लेख है वह कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए और एकदम स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि जब लेख स्वच्छ साफ होता है तो उसका पढ़ने वाले पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। फिर है, निबंध के अंत में निष्कर्ष अवश्य लिखना चाहिए। और जब हम निबंध की समाप्ति की ओर जाते हैं, जब हम निबंध का अंत लिखते हैं तो हमें निष्कर्ष पे पहुंचना होता है। ठीक है, कि इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, हमने इसके बारे में पढ़ा तो क्या पढ़ा और ये क्यों जरूरी है। तो इसे निष्कर्ष के रूप में ये सारी चीज़ें अवश्य लिखनी चाहिए। तो बच्चों, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि किन किन चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है। अब है, आपकी पुस्तक में कम से कम 4 या 5 निबंध दे रखे हैं, किंतु आपको वो सारे नहीं करने हैं। आपको अपनी कॉपी में केवल 2 निबंध ही लिखने हैं। एक निबंध है टेलीविज़न पर और दूसरा निबंध है प्रातःकाल की सैर पर।
तो एक बार मैं इनको आपको पढ़ के बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से निबंध लिखना है। और मैं चाहती हूँ कि जब आप निबंध लिखो तो टेलीविज़न है तो टेलीविज़न का या तो आप चित्र बना लो वहाँ पर, या फिर इसकी आप कोई फ़ोटो चिपका सकते हो। इसी प्रकार जो प्रातःकाल की सैर का जो दृश्य होता है उसको आप चित्रकारी करके बना सकते हो, या फिर उसकी कोई फ़ोटो चिपका सकते हो। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा निबंध प्रभावी होगा, अच्छा लगेगा वो। अब है टेलीविज़न पर हमें निबंध लेना है, तो हमारा विषय क्या हो गया, टेलीविज़न। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किस प्रकार लिखना है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, इसकी खोज कैसे हुई। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अब पढ़ के मैं आपको बता देती हूँ। दूरदर्शन आधुनिक युग का प्रमुख आविष्कार है जो सबको आकर्षित करता है। बच्चे इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि उन्हें इससे शिक्षा और मनोरंजन प्राप्त होता है। ठीक है, जो दूरदर्शन है वो आधुनिक युग का आविष्कार है, सबको पता है, और यह सबको अपनी ओर आकर्षित करता है क्योंकि इससे हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और हमारा मनोरंजन भी होता है। और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हो रखा है टीवी से, बच्चे हो रखे हैं, क्योंकि उन्हें शिक्षा भी दी जाती है इसके माध्यम से और मनोरंजन भी करवाया जाता है। दूरदर्शन शिक्षा की सहायक सामग्री के रूप में प्रयुक्त होता है, विद्यालयों में भी इसका महत्व है। घर में बैठकर दूर के दृश्य देख पाना एक आश्चर्यजनक बात है। आपने देखा होगा कि जब हम समाचार देखते हैं तो हमें देश और दुनिया की अनेकों खबरें हमारे आंखों के सामने होती हैं, वहाँ के दृश्य हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम उनको वैसे नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत दूर है। लेकिन दूरदर्शन के माध्यम से यह संभव हो गया है। ऐसा लगता है जैसे हम स्वप्न देख रहे हैं। देश विदेश के समाचार देखकर आश्चर्य होता है। नाटक, चलचित्र आदि कई कार्यक्रम इसमें दिखाए जाते हैं जिनसे क्या होता है, हमारा मनोरंजन होता है। घर में बैठकर हम थोड़े समय में अधिक से अधिक मनोरंजन प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारी लोग दूरदर्शन पर अपनी वस्तुओं का विज्ञापन देकर अधिक धन कमाते हैं। आपने देखा होगा कि हाँ, टीवी पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ठीक है, विज्ञापन आते हैं, तो इसके एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लोगों को प्रॉफिट होता है, ठीक है, उनको लाभ मिलता है, उनका जो इनकम है वो बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है, वो अधिक धन कमाते हैं। आजकल के बच्चे अपना अधिक समय एवं ध्यान दूरदर्शन पर दे रहे हैं। वे पढ़ाई छोड़कर दूरदर्शन पर नाटक, चलचित्र आदि मनोरंजन कार्यक्रम देखते रहते हैं और थक जाने के कारण वह स्कूल में मिला गृह कार्य नहीं कर पाते। ऐसा करना उचित नहीं है क्योंकि ऐसा करने से बच्चे कक्षा में पिछड़ने लगते हैं। अब क्या है कि टेलीविज़न से लाभ भी है तो इसके कुछ हानिकारक तत्व भी हैं। जैसे हमें शिक्षा भी मिलती है, मनोरंजन भी मिलता है, लेकिन आजकल के बच्चों का क्या हो गया, वो हमेशा टीवी से चिपके रहते हैं और इस कारण क्या होता है, वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते। तो इसका क्या होगा, एक हानिकारक तथ्य उजागर होता है। बच्चों को पहले अपनी पढ़ाई का कार्य पूरा करना चाहिए, उसके बाद ही दूरदर्शन के शिक्षाप्रद कार्यक्रम देखने चाहिए। इस प्रकार वह हमारी पढ़ाई लिखाई में बाधक ना होकर ज्ञान बढ़ाने में सहायक हो सकेगा। अब इसका एक उपाय है कि हम इसका उपाय क्या निकालें कि बच्चों को सही रास्ता कैसे, मार्गदर्शन कैसे करें। तो सबसे पहले इसका एक उपाय है कि बच्चों को सबसे पहले अपनी जो स्कूल की पढ़ाई है, उसका गृह कार्य है वह पूरा कर लेना चाहिए, उसके बाद ही टीवी देखनी चाहिए। आजकल कुछ विदेशी चैनल केबल के माध्यम से भद्दे तथा अश्लील कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। इनसे बच्चों के संस्कार बिगड़ते हैं, इसलिए ऐसे गंदे कार्यक्रमों को देखने से बचना चाहिए। तो समझ में आया बच्चों आपको कि किस प्रकार से टीवी के बारे में हमने पढ़ा, उस पर लिखा कि किस प्रकार से हमारे लिए सहयोगी है और किस तरीके से हमारे लिए असहयोगी, इससे क्या नुकसान है, क्या इसके कुछ क्या फ़ायदे हैं। तो हर चीज़ के कुछ फ़ायदे भी होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तो ये था टेलीविज़न। अब जो दूसरा विषय है वह है आपका प्रातःकाल की सैर। अब प्रातःकाल की सैर के बारे में मैं आपको बताऊं तो अपने विचार लिखने हैं कि प्रातःकाल की जो सैर होती है वो व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए उपयोगी होती है। अतः हर किसी को प्रातःकाल की सैर अवश्य करनी चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर स्वस्थ रहेगा तो क्या होगा, कोई बीमारियां नहीं होंगी। जब हम जाते हैं तो प्रकृति का जो मनोरम दृश्य हमें देखने को मिलते हैं और उससे क्या होगा, जब ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी क्योंकि सैर करने पे हमें शुद्ध जो हवा होती है सुबह की
वो मिलेगी। उससे क्या होगा, हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा और हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको इसको पढ़कर बता देती हूँ। प्रातःकाल की सैर। अस्वस्थ लोग जीवन का सुख नहीं भोग सकते। जो लोग बीमार रहते हैं वो जीवन का सुख नहीं भोग सकते, क्योंकि उनका अधिक समय बीमारी में ही निकल जाता है। क्योंकि स्वास्थ्य एक उत्तम धन है। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन, प्रसन्नता और व्यायाम परमावश्यक है। प्रातःकाल की सैर एक प्रकार का अच्छा व्यायाम है। गांधी जी ने तो इसे व्यायामों का राजा कहा है। किसको कहा है गांधी जी ने व्यायामों का राजा? प्रातःकाल की सैर को। बच्चे, बूढ़े, जवान, निर्बल, बलवान, अमीर, गरीब सभी यह व्यायाम कर सकते हैं। प्रातःकाल की सैर अत्यंत लाभदायक है, ये सभी को करनी चाहिए। प्रातःकाल खुले मैदान, नदी किनारे या बाग की सैर करनी चाहिए। सैर करते समय किसी से बातें नहीं करनी चाहिए। बहुत धीरे धीरे भी नहीं चलना चाहिए। लंबी लंबी सांस लेकर धीरे धीरे छोड़नी चाहिए। उससे क्या होगा, जो हम सांस लेते हैं तो जो हमारा रक्त प्रवाह है वह बढ़ता है। ठीक है, प्रातःकाल की सैर करने के अनेक लाभ हैं। इससे क्या होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है। ठीक है, क्योंकि प्रातःकाल की हम सैर करेंगे तो हमारा मन वैसे ही अच्छे अच्छे दृश्यों को देख के और जो स्वच्छ शुद्ध हवा हम लेंगे उससे वैसे ही प्रसन्न रहेगा वो। सारा दिन काम करने में आनंद रहता है, और जब हमारा मन प्रसन्न रहता है तो हमारा काम, जो हमारा मन है वो हर काम को अच्छे से करने में लगा रहता है। प्रकृति के मनोहर दृश्य देखने का अवसर मिलता है। शीतल और शुद्ध वायु का सेवन मनुष्य को तरोताजा रखता है। जिनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, डॉक्टर उनसे धन लेकर भी उन्हें उतना सब कुछ नहीं दे सकते जितना उन्हें प्रातःकाल की सैर करने करके जो हमारी प्रकृति है वो देती है। तो ठीक है, ये थी प्रातःकाल की सैर पर निबंध। आपको ये दोनों निबंध अपनी कॉपी में लिखने हैं। कैसे लिख रहे हैं? स्वच्छ, सुंदर हैंड राइटिंग में इसको लिखना है। तो बच्चों, आपका यह निबंध जो लेखन का अध्याय था वह समाप्त होता है। धन्यवाद।